हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 5, जो कि 17 अप्रैल को आपको करनी है। इस वर्कशीट में बच्चों हम फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे उदार गणतंत्र के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने उग्र गणतंत्र के बारे में पढ़ा था, जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था और हमारे नेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। अब इस वर्कशीट में हम उदार गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे और नेपोलियन कोड यानी कि 1804 में जो नेपोलियन संहिता आई थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हम शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों, मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। 1794 से 1799 के बीच में जो 5 साल थे, ये उदार गणतंत्र के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका को सौंप दिया। ठीक है, मतलब एक निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंप दिया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो कि 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का जो शासन था बहुत अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं जो थी वो थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। साथ ही साथ डायरेक्टरी के शासन में बहुत सारी गड़बड़ी भी थी। वहाँ पर बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप हो गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। यानी कि फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन आने से इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो चुकी थी। ऐसे में फ्रांस में एक ऐसे नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही थी जो पूरे फ्रांस को एक सूत्र में बांध सकता था। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखते हैं, किसका शासन कहाँ आता है? नेपोलियन का जो शासन है वो फ्रांस में आता है। इसीलिए नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर वो सत्ता पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1799 से 1814 यानी पुनः राष्ट्रतंत्र की ओर। देखिए, पहले राष्ट्रतंत्र था जब लुई 16 था। ठीक है, लुई 16 के टाइम पर क्या था? राष्ट्रतंत्र था। लेकिन इसका जो राष्ट्रतंत्र था वो बहुत ही शोषणकारी था, दमनकारी था। अब जो नेपोलियन का राष्ट्रतंत्र है वो अलग किस्म का राष्ट्रतंत्र है, क्योंकि उसने अपने राष्ट्रतंत्र रहते हुए भी उसने बहुत से सुधार किए थे, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन ने साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल चेंज कर दिया। 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति हुई, बहुत नुकसान हुआ और उससे यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पकड़ लिया जाता है और वहां पर सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया जाता है और वहां पर 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें इस वर्कशीट में करना है वो है 1804 की फ्रांस में लागू की गई नेपोलियन कोड। इसे नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता या सिविल कोड, ठीक है, नेपोलियन संहिता, ये सब नाम से जाना जाता है। पेपर में आपको किसी भी नाम से आ जाएगा। जहाँ पर अगर आप 1804 देख लेंगे तो समझ लीजिए 1804 में 2 चीज़ होती हैं, नेपोलियन का सम्राट बनना और 1804 में नेपोलियन कोड का आना। अब नेपोलियन कोड का महत्व क्या है? क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें की गई थी जिससे कि पूरे फ्रांस का जो एक तरीके से जो आगे आने वाला फ्रांस था उसमें बिल्कुल बदलाव आ गए। अच्छे कदम उठाए नेपोलियन ने। तो कौन कौन से कदम उठाए? जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए गए थे पादरीवर या कुलीनवर को, वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और सरकारी नौकरियां उनको दी गई जो योग्य थे। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों के समक्ष समानता की बात कही गई। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। जितना मतलब ये कहा गया कि जो भी भूमि पर जो स्वामी हैं, ठीक है, उनका जो अधिकार है वो उन्हीं के पास रहेगा। इसलिए जो छोटे किसान थे वो नेपोलियन के समर्थक बन गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने जो नेपोलियन कोड को, उसका महत्व को समझते हुए उसने क्या कहा था? उसने कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं, बल्कि मेरी विधि संहिता ही है, जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी कि उसको पता था जो वो चेंजेस कर रहा है वो फ्रांस में कभी नहीं हुए और उसका एक अलग महत्व है। तो इसीलिए नेपोलियन ने स्वयं अपनी नागरिक संहिता की बारे में कुछ अच्छी बातें कही थी।
अब चलते हैं हम इनके प्रश्नों की ओर बच्चों। सो डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं, तो इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टरी के जो सामने मुख्य समस्याएं थी, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि युद्ध की समस्या, पहला पॉइंट लिख सकते हैं। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे, ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं डायरेक्टरी के शासनकाल में बेकारी बढ़ी, तीसरा पॉइंट। व्यापार ठप हो गया, चौथा पॉइंट। और विदेश नीति कमज़ोर हुई। तो ये 5 पॉइंट आप अपने पहले आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो नेपोलियन जो है सबसे पहले कैसे आया, तो हम देखते हैं कि नेपोलियन जो है वो 1799 में वो नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन को अंत करके वो प्रथम काउंसिल बना फ्रांस का। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत हो जाती है। और अपने विजय अभियानों में उसने पूरे यूरोप का जो राजनीतिक मानचित्र था उसने उसको बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर आप इसके साथ इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं कि नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया, अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड करके आपके जो दूसरे नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। ठीक है, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है, थर्ड क्वेश्चन, उसके बारे में बताना है। तो आप नेपोलियन संहिता में ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका महत्व था कि उसने जो जन्म से आधारित विशेष अधिकार थे उसको खत्म किया। ठीक है, ज्यूरी की जो सहायता से जो मुकदमे हैं वो खुले में सुने गए, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, समानता की बात की गई, सरकारी नौकरियां उनको दी गई जो योग्य थे। उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता दी गई, भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वो पहले कभी नहीं था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपने जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है यानी नेपोलियन कोड का महत्व उसमें आप डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर आप देखेंगे, आज के संदर्भ में हमारे लिए नेपोलियन कोड की बहुत सी बातें सटीक होती हैं। मेरे अनुसार विशेषाधिकारों की समाप्ति एक सबसे अच्छा कदम था, क्योंकि इससे समाज में समानता स्थापित होती है और कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान है, इसलिए किसी तरह के विशेषाधिकार जो है वो किसी को नहीं मिलने चाहिए। सो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9th की हिंदी मीडियम, ये कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों, बहुत आसान सी वर्कशीट थी। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।